नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ग्रुप में डिस्कशन किया था कि मैं बहुत जल्द ही हुंडई के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। उसके आईपीओ को लेकर के मैं इतना ज़्यादा उत्साहित क्यों हूं, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। जिसके अंदर सबसे पहला कारण हो जाता है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि 21,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ बैठने वाला है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने वाला है। तो जब भी कोई बड़े आईपीओस आते हैं तो उनको लेकर के मैं बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, उन्हें बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानने में मुझे मजा आता है। दूसरा कारण है कि हुंडई एक बहुत ही नामी कंपनी है। हम जैसा जानते हैं कि हर जगह हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ हमें रास्ते रास्ते पर हुंडईस के आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। और ये एक ब्रांड है अपने आप में। एक कोरियन कंपनी है, लेकिन इसने अपना बहुत अच्छा वर्चस्व भारत के अंदर बना के रखा है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए और जानने की कोशिश करते हैं कि हुंडई के अंदर हमें किस तरीके के इप्स एंड बट्स देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है हुंडई का, और देखने की कोशिश करते हैं कैसा हमें ये व्यू लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हुंडई के जो डायरेक्टर्स हैं, जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सभी कोरियन हैं। यहाँ पे जितने भी आप नाम देखेंगे वो कोरियन नाम है। यानी यहाँ पे आपको कोई भी इंडियन नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो होम कंट्री है, जहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, वो सभी साउथ कोरियन है। साउथ कोरिया से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए इनके सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहीं से हैं। तो ये कंपनी भारत की नहीं है, विदेश की है, साउथ कोरिया की है। आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आखिर ये किस तरीके से अपनी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में और पूरे भारत में बना के रखे हैं। तो Hyundai मोटर्स, मैं जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर कर देता हूं। तो Hyundai मोटर्स जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, यानी इनके अंदर, इनकी गाड़ियों के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो ओरिजिनल यूज करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने आउटलेट्स बनाते हैं, सेलिंग आउटलेट्स, और वहां पर जाकर के इनको बेचते हैं। तो जब ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओईएम है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, और भारत के अंदर दूसरे नंबर पर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, वी हैव बीन द सेकंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम इन द इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट सिंस फिजिकल 2009 से लेकर के अब तक। ये क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से है कि 2009 से लेकर के अब तक ये दूसरे नंबर के, भारत के अंदर दूसरे नंबर पर और वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर के सबसे बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जो कंपनी है ये केवल पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है। ये किसी भी तरीके के कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर सेगमेंट्स, इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। खाली ये लोग पैसेंजर व्हीकल यानी कि फोर व्हीलर में ही ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, इनके जो मॉडल्स हैं वो अराउंड 13 मॉडल्स हैं, जिसके अंदर एसयूवीज, ईवीज हो गया, सेंडर्स हो गए, ये सभी सैंडनेस हैचबैक्स, ये सभी का ये लोग इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि इनके जो बिजनेस के अंदर 13 मॉडल हैं टोटल, जिसके अंदर आपका जो सबसे ज्यादा, हम जानते हैं कि होंडाइज की जो गाड़ियां हैं सबसे ज्यादा एसयूवीज के नाम से फेमस है। हम सैंडनेस हैचबैक्स के नाम से नहीं, एसयूवीज के नाम से ज्यादा जानते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर क्या क्या करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं पार्ट्स को, ट्रांसमिशंस को और इंजन्स को। यानी कि जो गाड़ी के जो मेन पार्ट हैं, ये लोग उसी को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि ये इनकी जो भी कंपनियां हैं, जैसा मैं अभी इनकी डीआरएसपी को पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला इनकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी होम टाउन कंपनियां हैं। यानी कि अपनी खुद की ही कंपनियों से ये लोग मैन्युफैक्चर कराते हैं और उसके बाद सेल्स आउटलेट खोलते हैं। ठीक है, सेल्स आउटलेट डीलर्स के भी होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि ये खुद मैन्युफैक्चर करके उसको खुद बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एक मोटा मोटा हिसाब, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि हुंडई मोटर ग्रुप जो है वो किस तरीके से बाजार के अंदर अपना वर्चस्व बनाए हुए है।
तो भारत के अंदर इन्होंने अब तक 1998 से लेकर के 2024 तक कम से कम इन्होंने 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है, यानी इन्होंने सोल्ड कर दिया है। 1.12 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर व्हीकल इन्होंने अब तक बेच दी है, ठीक है, भारत के अंदर। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन है। 12 मिलियन अब तक बेच देने का मतलब है कि जो भारत की जनता है, जो पब्लिक है, वो कितना ज्यादा अप्रिसिएट कर रही है हुंडई के गाड़ियों को, हुंडई की गाड़ियों को कितना ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अब ये जो न्यू बिजनेसेस है ईवीज के अंदर भी ये लोग एंटर हो चुके हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे टॉप थ्री काउंटर में एचएमसी ग्लोबल सेल्स वॉल्यूम, और साथ ही इन्होंने इंक्रीज किया है 15.48% 2018 में, और 18.19% 2023 के अंदर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। यानी सेल्स वॉल्यूम के मामले में इन्होंने 2018 में 15.48 था, जो 2023 तक उन्होंने 18.19% तक इंक्रीज किया है। तो इन्होंने अपनी सेल्स वॉल्यूम को भी बढ़ाया। सेल्स वॉल्यूम को बढ़ने का मतलब है इन्होंने अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज किया है। राइट, चलते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये है 1998 से लेकर के 2023 तक का एक इनका सफर, जहाँ पे इन्होंने सेंट्रो से स्टार्ट किया था और आज ये एसयूवीज और साथ ही सेंडर्स, हैचबैक्स और ईवीज के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे को सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये लगी कि जो इन्होंने पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने बनाई थी इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम, 452 किलोमीटर फुल टैंक। अगर आप 452 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है ये वाली, तो फुल टैंक आप करा देंगे तो इतनी गाड़ी आपकी दौड़ जाएगी। और ईवी सेगमेंट में इन्होंने लाए थे, यानी कोरोना से पहले इन्होंने अपनी गाड़ी उतार दी थी। एप्लीकेशन से कनेक्टेड गाड़ी है, यानी टेक्नोलॉजी पे ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो एक बेटर ओवरलोड टेक्नोलॉजी कंपनी से टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली कंपनी भारत के अंदर वर्क कर रही है। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ईवीज का 2019 में आना, इसका मतलब है कि इनका जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा अवेयर रहता है, बहुत ज्यादा ही फोकस्ड है इकोनॉमी में बदलती हुई डिमांड को लेकर के, जिसकी वजह से ये अभी तक बाजार के अंदर टिके हुए हैं। आगे चलते हैं। इनके जो मॉडल्स हैं, जो इनका मॉडल का लाइनअप है वो किस प्रकार से है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो इनके 13 मॉडल हैं, अगर आप देखेंगे एसयूवीज के अंदर कॉम्पैक्ट, मिड साइज और लार्ज, इस तरीके से एसयूवी के मॉडल आ जाते हैं। हैचबैक्स के आप देख सकते हैं सैडनेस, एसयूवी, ईवीज, ये चार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12 और ये 13। तो इस तरीके से टोटल इनके 13 मॉडल हैं, जिसके अंदर हैचबैक, सैडनेस, एसयूवी, ईवीस ये इनके मेन कैटेगरी में आ जाता है, और ये 13 इनकी नॉर्मल कैटेगरी में आता है। टर्बो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल नेचुरल, जो नॉर्मल पेट्रोल होता है, टर्बो यानी जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, डीजल्स होता है इंजन, इन सभी सेगमेंट्स के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट्स है, इससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से होंडाई ने अपनी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में बना के रखी है। तो अगर हम डोमेस्टिक तौर पे देखें तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर 2021 के अंदर 471 यानी 4,71,000 गाड़ियां इन्होंने बेच दी। 2022 में 481 और 2023 में 567। तो ये लगातार क्या इंक्रीज हो रहा है, आप देखेंगे 471 से 481 होना, 567 होना। इसका मतलब है कि इनका जो डोमेस्टिक सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार सेल्स का बढ़ने का एक ही इंटेंशन होता है कि लोग इनकी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें ऑल ओवर इनका सेल्स 575, 610, 720, यानी लगातार इनका वर्ल्ड वाइड सेल्स भी पैसेंजर व्हीकल के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इनकी सेल्स करने की करने के जो स्ट्रेटेजी है, तरीके हैं, और लोगों का जो इंटरेस्ट है और इनके सर्विस देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसलिए ये नंबर इंक्रीमेंटल दिखाई देते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें, विदेशों में इन्होंने कितना बेचा, तो विदेशों के अंदर भी ये 1,4 थे, फिर 129, फिर 153, यानी कि विदेशों के अंदर भी ये अपने सेल्स को बढ़ा रहे हैं। सेल्स आउटलेट्स की बात करें, सर्विस आउटलेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर सेल्स आपका बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपको आउटलेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सेल्स के आउटलेट्स भी आप देख सकते हैं और सर्विस आउटलेट्स भी लगातार इंक्रीमेंटल दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो हम शहरी क्षेत्रों के अंदर भी इनके आउटलेट्स
लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आउटलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये टोटल वर्ल्ड वाइड है। ठीक। और यहाँ पे जो आउटलेट्स दिख रहे हैं ये डोमेस्टिक है, यानी भारत के अंदर किस प्रकार से इन्होंने अपने सर्विस के आउटलेट्स और आपके जो सेल्स के आउटलेट्स हैं उनको कैसे इंक्रीज किया है। तो ये सारी चीजें इंक्रीमेंटल है, इसका मतलब ये साइन है कि जो मैनेजमेंट है बहुत ही अवेयर है समय को लेकर के, और चीजों को लेकर के जो बदलती हुई है मार्केट के अंदर उसको लेकर के बहुत ज्यादा ही अवेयरनेस उसने दिखाई है, इसलिए ये नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। इनकी हर एक कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं, जैसे सेडनेस हो गया, हैचबैक्स हो गया, एसयूवीज हो गया, उसके अंदर किस प्रकार की सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो सबसे ज्यादा सेल्स है, सबसे ज्यादा जो गाड़ियों की क्वांटिटी है वो एसयूवीज के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सैडनेस के अंदर भी ये लोग कॉम्पैक्ट प्रीमियम और लग्जरी बेच रहे हैं, और एसयूवीज के अंदर वो कॉम्पैक्ट मिड साइज और लार्ज बेच रहे हैं। हैचबैक्स के अंदर दो ही है, कॉम्पैक्ट है और प्रीमियम है, यानी एक नॉर्मल है और एक प्रीमियम कैटेगरी है। तो अगर सैडनेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लग्जरी है ये तो बिक ही नहीं रहा है। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो ये वॉलेटाइल नंबर है, 19 होता है फिर 20 होता है फिर 19 हो जाता है, यानी लोग इसमें एक मिड साइज ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, न्यूट्रल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कॉम्पैक्ट सैडनेस ही इनका लगातार बिक रहा है, 34 हुआ, 35 हुआ, 35 से 50 हो गया। तो ये कॉम्पैक्ट सैडनेस इनका एक मेजर पोर्शन है। दूसरी तरफ अगर हैचबैक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी न्यूट्रल रेटिंग ही मैं दूंगा, 79, 62 फिर 82, यानी इंक्रीमेंटल नहीं है, कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एसयूवीज की, तो एसयूवीज इनका सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, 92, 105, 120। मिड साइज एसयूवीज की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा ही हेल्दी है, 120, 118, 151, यानी ये दोनों नंबर ये पूरे पोर्शन को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी पूरी तरीके से सैडनेस और हैचबैक्स को खा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट का जो एक ब्रह्मास्त्र है, मेजर हथियार है, वो एसयूवी है। एसवी के दम पर ही पूरा हुंडई टिका हुआ है। मेन बात कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर एसयूवी का कोई अल्टरनेट आ जाता है, मारुति ला देता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और अगर या टाटा मोटर, ये तीनों जो इनके पियर्स हैं, अगर ये इस तरीके की गाड़ियां अगर बनाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हमें हुंडई के नंबरों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उन्हें डेफिनेटली एसयूवी का अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, और अपने टेक्नोलॉजी और अपनी आर एन डी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक ही गाड़ी के दम पर पूरा मार्केट वो नहीं हिला सकते। ठीक, तो ये इनके लिए एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक थ्रेट पॉइंट है। तो यहाँ पे उन्हें काम करने की जरूरत है, हम एक ही गाड़ी के दम पे पूरा मार्केट नहीं घुमा सकते। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आवर सेल्स वॉल्यूम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसयूवी इन इंडिया, यानी भारत के अंदर ये लोग जो एसयूवी बेच करके ही वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद मैनेजमेंट भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा पोर्शन एसयूवी खुद लेके चल रहा है अब तक, यानी 50% से ज्यादा गाड़ियां खुद एसयूवी कवर कर लेता है इनके पूरे गाड़ियों के मॉडल के अंदर। तो इन्हें डेफिनेटली इस पे काम करने की जरूरत है, इन्हें अपना अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, एक ही चीज पे नहीं काम किया जा सकता। तो इनके लिए ये वाला पॉइंट जो होगा ये थ्रेड पॉइंट है। आगे चलते हैं। ये इनके आउटलेट्स हैं, अर्बन आउटलेट्स और रूरल आउटलेट्स, जो पूरे भारत के अंदर आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपके अर्बन है, यानी शहरी विस्तार के आउटलेट्स हैं, और जो ये ब्लू डॉट्स हैं ये आपके रूरल विस्तार के आउटलेट्स हैं। तो काफी ज्यादा इन्होंने भारत के अंदर अपने आउटलेट्स बनाए हैं, इससे पता चलता है कि हुंडई कितना पावरफुल है। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा मेरे सामने देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से मतलब पूरे भारत में ही छाए हुए हैं लोग। तो ये हुंडई के लिए बहुत अच्छी चीज है, और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पे तो ये बहुत ही ग्रेट साइन है। आगे चलते हैं। विदेश में देख लेते हैं। भारत के अंदर से ये लोग सेंट्रल अमेरिका, लेटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, सब जगह पे इन्होंने अपनी गाड़ियां सेल की हैं। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इनकी खुद की होम कंपनियां हैं, वहां से ये लोग मैन्युफैक्चरर कराते हैं, फिर उसके बाद ये लोग डीलर्स के थ्रू या तो खुद के अपने कंपनी आउटलेट्स बनवा करके गाड़ियां बेचते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा साइन, जो भी कंपनी जब मैं देखता हूँ, अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है और लोगों को उसके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, देखो ये दो चीजों का, अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना फिर प्रोडक्ट को बेचना, ये दो तो अलग बात है, लेकिन लोग उसके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जिसका जो प्रोडक्ट पब्लिक खरीद रही है वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर के लिए। ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना इन्होंने अब तक 1998 से लेकर के 2023 में 150 कंपनियों में इनकी प्रेजेंस है। और अब तक इन्होंने कम से कम 35,30,000 गाड़ियां विदेशों के अंदर बेच दी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर इन्होंने 1,20,00,000 गाड़ियां बेची हैं। तो विदेशों के अंदर इन्होंने 35,30,000 गाड़ियां बेची हैं, और ये कंसिस्टेंसी अभी बनी हुई है। तो इसका पता अभी हमें इनके फंडामेंटल से भी पता चलेगा कि किस प्रकार के ये लोग अपने, जो ये लोग कह रहे हैं क्या नंबर भी वही चीज बता रहे हैं, तो ये चीजों का डाटा अभी हम चेक करेंगे। तो ये हो गया एक व्यू जिसके अंदर हमें पता चला कि इनकी प्रेजेंस भारत के अंदर किस प्रकार से है और विदेशों के अंदर किस प्रकार से है। तो इनके थोड़े थ्रेड भी देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि भारत के अंदर ये लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि अगर ये लोग 100 रुपए का सेल कर रहे हैं, 100 रुपए का सेल मतलब रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट, सब कुछ मिला करके 100 रुपए हुआ। तो उसके अंदर से 76 का एक्सपेंस ही हो जा रहा है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर ये कर रहे हैं तो खाली 3.5%, यानी 100 रुपए से 3.5% इनका खर्चा है। लेटिन अमेरिका के अंदर कर रहे हैं तो 7 रुपए 15 पैसा इनका खर्चा है। मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं तो 11 रुपए 99 पैसा, यानी 12 रुपए के आसपास खर्चा है। अदर जगह पे कर रहे हैं तो वहाँ 1 रुपए के आसपास खर्चा है। लेकिन भारत के अंदर कर रहे हैं तो ये 76 से 77 रुपए इनके लिए खर्चा हो रहा है। बाकी जो बच रहा है वो टैक्स वैक्स कटने के बाद उनके पास पैसा घर में आ रहा है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा ही ट्रबलिंग पॉइंट है। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वी सेल अवर पैसेंजर व्हीकल एंड पार्ट्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम टू वेरियस रीजन्स आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग कंट्रीज टू लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। We also export parts to Europe. The following table provides the geographic breakdown of our revenue. Breakdown of our revenue from operations for the period of indicated. यानी अगर ये सारे देश अपना मिला करके जो एक्सपेंस भारत के अगेंस्ट रख दें, तो ये उसका मेरे ख्याल से 50% भी नहीं है, जितना खुद इन लोगों को, मतलब हुंडई को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये सब कुछ जो इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो अदर देश में इतनी नहीं देखने को मिल रही है। तो भारत के अंदर उन्हें अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स डालने चाहिए। मेरे को लगता है कि इनके इंडिया के अंदर आउटलेट्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। बेंगलुरु साइड के अंदर इनके आउटलेट्स बने हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ना होने से इनको अपनी पूरी प्रेजेंस पूरे भारत के अंदर फैलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसा हमने देखा कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से इनके आउटलेट्स बने हुए हैं, लेकिन इनके जो मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह से इनका जो एक्सपेंस है वो इतना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रबलिंग नंबर है। ये दूसरा थ्रेट है इनके लिए कि इन्हें अपने इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक पूरा ओवरव्यू हुंडई मोटर्स का, जिसके अंदर हमने ये जाना कि हुंडई मोटर्स किस प्रकार से अपनी प्रेजेंस भारत के अंदर और विदेशों के अंदर बनाकर रखी है। अगर मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन का एक सार निकालूं तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, उस लेकिन बस एक थ्रेट ये है कि उसे एक ही मॉडल के ऊपर अपनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। अगर वो उस पर काम करती है तो डेफिनेटली इस कंपनी को बीट करने वाला कोई जल्दी नहीं खड़ा होगा। ये अपने सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। दूसरा था कि इंडिया के अंदर जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उस पर भी उन्हें काम करना चाहिए। तो ये दो पॉइंट थे जो मुझे लगे कि यहाँ पर इन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी लेस कंपनी है, टेक्नोलॉजी के दम पर ही पूरा काम करती है, ईवी के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये उनका जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है इकोनॉमी के अंदर, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अगर चेंज हमें उन्हें देखने को मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों, फंडामेंटल्स भी देखते हैं कंपनी के किस प्रकार से हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं और क्या हमें इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए।
तो प्रेजेंटेशन का और भी यही है कि डेफिनेटली इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लंबे समय के लिए यहाँ पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं फंडामेंटल की, और फंडामेंटल के अंदर जैसा कि मैंने ये पूरा डाटा मेंटेन किया है, मैं कल अपलोड कर देता, लेकिन कल मैं डीआरएसपी पूरी पढ़ रहा था, बैलेंस शीट देख रहा था, तो वहां से सारा डाटा अपलोड करने में मुझे समय लग गया। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स अगर कंपनी के देखें 29,000 करोड़ हैं, ठीक है, और टोटल लायबिलिटी जो है 12,480 करोड़ है। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में नीचे रेशियो के फॉर्म में बताया है, तो वहां से कोरिलेट करते हुए इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हुंडई मोटर्स लिमिटेड कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है वो अराउंड 85,000 करोड़ के आसपास है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कोई अगर इतनी बड़ी कंपनी मार्केट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है और 85,000 करोड़ वैल्यूएशन के साथ कंपनी लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 214 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 31 है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, इंडस्ट्री पी, पी और ईपीएस। मुझे अगर कभी भी अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल देखना है तो मैं इन तीन चीजों से ही उसे कोरिलेट करता हूँ। सबसे पहले आता है इंडस्ट्री का पी, दूसरा आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी जो कंपनी का पी है, और तीसरा आता है ईपीएस। तो इंडस्ट्री 31 है, कंपनी का जो पी है वो 27 है। देखो इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया है वो मैं बता देता हूँ। जो अभी करंट में पैसेंजर व्हीकल का जो पी चल रहा है वो 31.04 है, जो मैंने ऊपर आपको यहाँ दिखाया है। 27 है इन सबका एक एवरेज, यानी जो करंट कंपनी का जो पी है, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी का जो पी है उसका एवरेज है आ रहा है 27। तो उस बेसिस पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 25 से लेकर के 30 के बीच में बन रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लाएगी तो इंडस्ट्री से ज्यादा महंगा नहीं करेगी, और ऐसी कंपनी तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। पैसेंजर व्हीकल के अंदर अगर 31.04 इंडस्ट्री का चल रहा है तो इसके नीचे का ही पी ये लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो 31.04 इंटू 38.88, तो इसके बेस पे जो आईपीओ का प्राइस आ रहा है, जो ऑफर प्राइस निकल के आ रहा है वो 1200 के करीब आ रहा है। यानी कि जिनके माइंड में ये चल रहा है कि हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ का प्राइस है वो 100 रुपए 200 रुपए के आसपास आएगा, तो नहीं, ये गलत है। इनका जो आईपीओ है 1200 रुपए के आसपास इंडस्ट्री के पीई को लेके बन रहा है। नॉर्मल पी की अगर बात करें तो 27 इंटू 38.88, इसका मतलब है कि ये जो आईपीओ का प्राइस पॉइंट है ये अराउंड 900 रुपए, यानी 900 रुपए से लेकर के कंपनी का जो आईपीओ है वो कहीं ना कहीं 900 रुपए से लेकर के 1200 के बीच में इनका आईपीओ का ऑफर प्राइस बनेगा। ये कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी के फंडामेंटल के बेस पे निकाला हुआ डाटा है, ठीक। तो जिन्हें लग रहा है कि कंपनी 500 400 300 रुपए में अपना ऑफर प्राइस लाएगी तो वो गलत है। ऐसा मुझे नहीं लगता है, करंट सिचुएशन में फंडामेंटल को देख करके अराउंड इनका 900 के ऊपर का ही आईपीओ जो ऑफर प्राइस है वो देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें 38.88 है, जो इंडस्ट्री और कंपनी के पी से भी ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, कंपनी अर्निंग बहुत अच्छा कर रही है कंपनी के वैल्यूएशन के अगेंस्ट, ठीक। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा हमें प्रेजेंटेशन में देखा कि प्रेजेंटेशन जितने हेल्दी थे वैसा ही इनके नंबर भी हमें बता रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ यानी पीजी रेशियो 0.56 का आ रहा है, यानी लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है कि कंपनी यहाँ से ग्रोथ कर सकती है। पी वर्सेस ईपीएस की अगर बात करें तो 11.87 पॉइंट ज्यादा है कंपनी का ईपीएस। ये गुड साइन होता है, यानी हाई ईपीएस लो पी, ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.67 के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड आ रहा है। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखो ये एक थ्रेड आता है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, 10% से कम है प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनी की जो मार्केट शेयर है कंपनी के पास वो इतना खास नहीं है। भले कंपनी ने अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया में बना के रखी है, लेकिन कंपनी ने अभी भी वो मार्केट शेयर गेन नहीं किया जो मारुति और टाटा ने किया हुआ है। तो इस पर इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तभी बढ़ती है जब कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़ता है। तो टाटा के कंपेयर में और मारुति के कंपेयर में इनका सेल्स, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरे से कम देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, 18% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 से 17% के आसपास है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग 58% के आसपास बन रही है।
करंट रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल 812 है, ये तो ठीक है, लेकिन करंट रेशियो यानी कंपनी के पास जो लायबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है, जो भी इनके पास जवाबदारी, उसके कंपेयर में कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं यानी करंट में जो संपत्ति है वो 2 गुना है या 2 गुना से ज्यादा है। कर्ज के अगेंस्ट में कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 14x है यानी 14 गुना ज्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। ठीक है, लेकिन ये 4 से ज्यादा है यानी अनयूजेबल भी हम कह सकते हैं, लेकिन 14 गुना ज्यादा है यानी कर्ज कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करता है। लायबिलिटी के अगेंस्ट में कंपनी के एसेट्स 2 गुना ज्यादा है। करंट एसेट्स डेप्ट यानी कि जो कंपनी के पास जो टोटल डेप्ट है उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास जो करंट एसेट यानी वर्तमान में जो एसेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं 2x के आसपास है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का 4964 के आसपास आ रहा है। तो इस वजह से कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो फिनेंशियल्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बेसिस पे कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल भी कंपनी के बहुत अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी अच्छी है। थ्रेट वही है कि एक ही मॉडल के ऊपर डिपेंडेंसी उन्हें ज़्यादा देर नहीं बनानी चाहिए, और भारत के अंदर उनका जो एक्सपेंस है उस पर उन्हें देख काम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कंपनी फ्रेश इशू ला रही है तो नहीं, कंपनी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो पूरा का पूरा स्टेक बेचेंगे, राइट। और जिस हिसाब से कंपनी का फ्री कैश फ्लो है तो उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं ताकि लोग हमारी ग्रोथ का पार्ट बन सके। मुझे ये रीजन लगता है ऑफर फॉर सेल लाने का, बाकी कंपनी को पैसे की जरूरत तो नहीं दिखाई दे रही है। टोटल इश्यू साइज 14.22 है, क्योंकि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की 1400 करोड़ के आसपास है, या आप पहले 140 करोड़ कंपनी की ऑथराइज शेयर्स कैपिटल है। पेड अप कैपिटल यानी 81.25 है, यानी इसी के अंतर्गत कंपनी की जो इश्यू साइज है वो बनेगी। रिमेनिंग जो शेयर्स हैं यानी फ्यूचर्स के लिए जो कंपनी के पास जो शेयर्स बच रहे हैं वो 58.75 करोड़ शेयर्स कंपनी होल्ड करके रखी है। इन फ्यूचर उसे कोई एक्टिविटी अगर अपनी कंपनी के अंदर करनी पड़ी तो उसके लिए उसने इतने शेयर्स बचा के रखे। फेस वैल्यू 10 की है और इंडस्ट्री का P31 है। तो कंपनी ग्रोथेबल है, प्रॉफिटेबल है, और कंपनी अवेयर है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अवेयर है। तो इस बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ज्यादा सही है, राइट। थ्रेट के लिए जैसे मैंने बात की, कंपनी को एक ही मॉडल पे नहीं काम करना चाहिए, और साथ ही कंपनी को अपने खर्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी जिस हिसाब से वो अदर कंट्रीज के अंदर अपना खर्चा मेंटेन की है, तो कंपनी जानती है उसे खर्चे को कैसे मैनेज करना है। बस उसे भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता उम्मीद है कि कंपनी डेफिनेटली इस पे भी काम करेगी। तो दोस्तों ये था Hyundai मोटर का पूरा एक ओवरव्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है, किस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, और किस हिसाब से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनके साथ शेयर करिए जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो Hyundai के आईपीओ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। उन्हें डेफिनेटली ये एक 360 डिग्री व्यू पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और सभी के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।